नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर रेल मंत्रालय से। रेल मंत्रालय ने बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन के नियमन के लिए लौह अयस्क नीति 2021 जारी की है। इस नीति का उद्देश्य लौह अयस्क के ग्राहकों की अयस्क की परिवहन संबंधी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस नीति में घरेलू विनिर्माण से संबद्ध गतिविधियों के लिए लौह अयस्क की ढुलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस्पात उद्योग को संपूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी। नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना और देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है। रेलवे के कुल माल परिवहन में लौह अयस्क दूसरा सबसे प्रमुख माल है और पहला कोयला है। भारत चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। देश के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें कोयला क्षेत्रों के पास अवस्थित हैं, जो उनके लाभ को बढ़ाती हैं। इससे पहले फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 के अंतर्गत लंबी दूरी के परिवहन में लोहा, इस्पात, सीमेंट और इसी प्रकार के खनिजों को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्वितरण करना था, ताकि सभी को इन संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान की जा सके। हालांकि इसने बिहार, ओडिशा जैसे संसाधन अधिशेष राज्यों को औद्योगिक विकास से वंचित कर दिया है। अंततः भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद वर्ष 1993 में इसे समाप्त कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 के प्रमुख निष्कर्ष। इन निष्कर्षों के मुताबिक वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या विश्व की कुल आबादी का लगभग 3.6% है। कोविड-19 ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या पर अंकुश लगाया है और रेमिटेंसेज यानी विप्रेषण प्रवाह को कम किया है। वर्ष 2020 तक संपूर्ण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के 65% उच्च आय वाले देशों में निवास कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मध्यम आय वाले देशों से संबद्ध हैं। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या यूरोप में थी और इसके बाद उत्तर अमेरिका का स्थान था। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में 48% महिलाएं और लड़कियां शामिल थीं। विश्व के अधिकांश शरणार्थियों को निम्न और मध्यम आय वाले देशों द्वारा शरण प्रदान की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के विकल्प प्रदान करने पर कई देशों ने ध्यान केंद्रित किया है। आइए अब जानते हैं भारत से संबंधित निष्कर्ष। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में अपनी मातृभूमि से बाहर रहने वाले 18 मिलियन लोगों के साथ भारतीय प्रवासी वर्ग विश्व में सबसे बड़ा प्रवासी वर्ग है। भारत से प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में निवास करती है। भारत से प्रवासन काफी हद तक श्रम और पारिवारिक कारणों से प्रेरित है, जहां कुल मामलों में विवशतापूर्ण विस्थापन का प्रतिशत बहुत कम यानी लगभग 10% है। भारतीय प्रवासी वर्ग में मुख्य रूप से ऐसे लोग शामिल हैं जो कार्यशील हैं, लेकिन उनमें से कुछ छात्र और ऐसे लोग भी हैं जो पारिवारिक कारणों से प्रवासित हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं यूएनडेसा यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के बारे में। यूएनडेसा देशों को प्रकाशनों एवं डेटाबेस के माध्यम से सूचना का भंडार प्रदान करके और संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आयोगों, मंचों और अन्य निकायों में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए समर्थन के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। ये संपूर्ण विश्व के देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है। डेसा के कार्य को संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंडे द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो समानता, समन्वय, सहिष्णुता, प्रकृति के प्रति सम्मान और पारस्परिक उत्तरदायित्व के मूल्यों में निहित है। अगली खबर पूर्वोत्तर से संबंधित है। पूर्वोत्तर राज्य विद्युत आपूर्ति अवसंरचना के निर्माण में अग्रणी हैं। केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम एकीकृत विद्युत विकास योजना ने जनवरी 2021 तक 7 पूर्वोत्तर राज्यों में 90% की पूर्णता की उच्च सफलता दर प्राप्त की है। वर्ष 2015 में विद्युत मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना में सुधार और विद्युत आपूर्ति में स्मार्ट मीटर और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लागू करने के लिए आईपीडीएस का प्रारंभ किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं शहरी क्षेत्रों में उपपारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना,
शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर या फीडर या उपभोक्ताओं का मीटरीकरण करना, वितरण क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ता प्रदान करना। ये योजना समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी करने, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ऊर्जा लेखांकन या लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना करने, मीटर के अनुसार विद्युत की खपत के आधार पर बिल में गणना की गई ऊर्जा में सुधार और संग्रह दक्षता में सुधार करने में सहायता प्रदान करेगी। आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% केंद्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ये 85% है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत से संबंधित अन्य योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य के भीतर पारेषण और वितरण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक योजना शामिल है। अगली खबर स्टार्टअप क्षेत्र से संबंधित है। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व के शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योग, शिक्षा जगत, निवेशकों, स्टार्टअप्स और सभी हितधारकों को एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन ने 16 जनवरी 2016 को आरंभ की गई स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया। DPIIT के अनुसार एक इकाई को उसके निगमन की तिथि से 10 वर्ष तक के लिए एक स्टार्टअप माना जाएगा। इसके अनुसार पिछले किसी भी वित्त वर्ष में टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्टार्टअप को अपना व्यवसाय आरंभ करने और उसे विकसित करने के लिए प्रारंभिक पूंजी प्रदान करेगा। उन्हें भविष्य में ऋण आधारित पूंजी जुटाने में सहायता करने के लिए गारंटी भी प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप द्वारा देश में चयनित इंक्यूबेटरों के माध्यम से फंड का लाभ उठाया जा सकता है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। इसने कई नवोदित उद्यमियों को नवोन्मेषी तकनीकों के साथ शुरुआत करने और बड़े निगम के रूप में स्थापित होने में सहायता की है। 45% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में है, जो स्थानीय उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार बैंक पुनर्पूंजीकरण के लिए बैंक निवेश कंपनी मॉडल पर विचार कर रही है। पीजे नायक समिति द्वारा भारत में बैंक बोर्डों के प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में बैंक निवेश कंपनी की स्थापना का सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट ने बैंकों में सरकार के शेयरों को BIC में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की थी, जो इन सभी बैंकों की मूल धारक यानी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लिमिटेड बैंक बन जाएंगे। ये कंपनी निदेशक मंडल को नियुक्त करने और सहायक कंपनी के बारे में अन्य नीतिगत निर्णय लेने के लिए शक्ति संपन्न होने के साथ साथ स्वायत्त भी होगी। BIC ये सुनिश्चित करने में भी सहायता करेगी कि इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी रणनीतिक रूप से 51% तक कम हो गई है। इसके स्थापित होने पर PSB की सरकारी सहायता पर निर्भरता कम होगी और राजकोषीय दबाव कम होगा। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए शून्य कूपन बॉन्ड जारी करने पर चिंता प्रकट की थी। ऐसे बॉन्ड ब्याज रहित बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये अंकित मूल्य पर अत्यधिक छूट के साथ जारी किए जाते हैं, इसलिए इनके निवल वर्तमान मूल्य का पता लगाना कठिन होता है। बैंक पुनर्पूंजीकरण का मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अधिक पूंजी का समावेश करने से, ताकि वे अपने पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूर्ण कर सकें। सरकार विभिन्न साधनों का उपयोग करके पूंजी की कमी का सामना कर रहे बैंकों में पूंजी का अंतर प्रवेश करती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। ग्रुप ऑफ 7 G7। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को इस वर्ष जून में ब्रिटेन में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में तत्कालीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक अनौपचारिक मंच के रूप में वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। G7 को पहले G8 के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया के अवैध रूप से अधिग्रहण की वजह से रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया था।
उत्प्रेरित अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विज्ञान में नवाचार यानी इंस्पायर। हाल ही में इंस्पायर के वैज्ञानिक उष्ण मौसम में भी उत्तम उपज करने वाले गेहूं की किस्म विकसित करने की तैयारी में संलग्न है। इंस्पायर प्रतिभाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और प्रबंधित एक अभिनव कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विज्ञान में रचनात्मक खोज के लिए युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना और कम आयु में ही विज्ञान के अध्ययन के लिए उन्हें उत्साहित करना है। इंस्पायर के 3 घटक हैं: प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण की योजना यानी सीड्स, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति यानी शी, और अनुसंधान में भविष्य बनाने के लिए आश्वस्त अवसर AORC। गुच्छी यानी मोरेल मशरूम। हाल ही में गुच्छी मोरेल मशरूम के लिए भौगोलिक संकेतक टैग की मांग की गई है। ये जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में विकसित विश्व की सबसे महंगी मशरूमों में से एक है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये वनों में विकसित होती है और इसे स्थानीय किसानों तथा जनजातियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये माना जाता है कि इसमें औषधीय और शोथरोधी गुण यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये डोडा जिले के समशीतोष्ण वनों में पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर के भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त अन्य उत्पाद हैं कश्मीर का माची कागज, कश्मीरी अखरोट, काष्ठ नक्काशी, खातम बंध, कश्मीरी हाथ से बुनी कालीन, कश्मीरी केसर और कानी शॉल आदि। आइए अब आपको बताते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। सुलावेसी द्वीप। ये द्वीप इंडोनेशिया में अवस्थित है। हाल ही में यहाँ भूकंप का अनुभव किया गया था। सुलावेसी 45,000 वर्षों से अधिक प्राचीन गुफा चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। सेमेरू ज्वालामुखी, इसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ये जावा, इंडोनेशिया में सर्वाधिक ऊंचा और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट नामक टापू पर अवस्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर की है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता, देशभक्ति, समावेशी विकास और सुशासन पर उनके विचारों को अभिव्यक्त करती है। कोल्लम चित्रकारी। ये फर्श पर ज्यामितीय प्रतिरूपों को चित्रित करने की एक पारंपरिक भारतीय कला शैली है। इन्हें घरों में स्वास्थ्य और समृद्धि को आमंत्रित करने की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें कच्चे माल के रूप में चावल का आटा और दाल जैसे खाद्य पदार्थ और पत्तियां प्रयोग की जाती हैं। इस कलाकृति में कमल, मत्स्य, पक्षी आदि का रूपांकन किया जा सकता है, जो मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच एकता को अभिव्यक्त करता है। अधिकांश कलाकृतियां वृत्ताकार होती हैं, जो समय की अंतहीनता की भावना को प्रदर्शित करती हैं। सूर्य, चंद्रमा और अन्य राशि चिन्ह भी इसके सामान्य विषय हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।